हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेहर टीचिंग में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको एजुकेशन के संबंधित सभी जानकारियाँ मिलेगी। इसमें आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, मध्यकालीन साहित्य व साहित्यकारों का काल। इसमें हम राजस्थान में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनका हम टॉपिक बाय टॉपिक नेम वाइज हमें एक एक करके वर्णन करेंगे। इसमें मध्यकालीन साहित्य व साहित्यकारों का काल, ये टॉपिक आपके पुलिस, पटवार, एसआई, आरएस, रीट सभी में लगता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। इसी के रिलेटेड आज हम ये एक टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें से हम आज एक साहित्यकार बिट्टू सूजा का वर्णन करेंगे और उनकी बुक्स का नाम लिखेंगे और कौन कौन ये किस राजवंश के काल में थे और इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी उनका वर्णन करेंगे। चलो लेट्स गो। बिट्टू सूजा। बिट्टू सूजा जो बीकानेर के राव जयसिंह के शासनकाल में दरबारी कवि थे। बीकानेर के राव जयसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने तीन शासकों के बारे में लिखा है, जिसमें से राव बीका, लूणकरण और राव जयसिंह। और इन्होंने जो बुक्स लिखी है राव जयसिंह रोछंद, उसका वर्णन करेंगे। इनकी बुक्स राव जयसिंह रोछंद, इनका वर्णन हम करेंगे आज। इस छंद का मतलब होता है, और इस ग्रंथ में राव जयसिंह जो छंद है उस छंद को दोहों में पिरोया गया है। जो बिट्टू सूजा ने जयसिंह के बारे में जो भी वर्णन लिखा है उनको दोहों के रूप में पिरोया है और उसको दोहों के रूप में लिखा है। राव जयसिंह के छंद इस बुक में बिट्टू सूजा ने इसमें कहा है कि तीन चीज़ों का वर्णन किया है। इसमें एक तो युद्ध हुआ था राव जयसिंह का, जो दिल्ली शासक कामरान के साथ जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन, और उसके साथ युद्ध हुआ, 2 बार युद्ध हुआ। एक बार में राव जयसिंह की हार हुई, दूसरे बार राव जयसिंह की जीत हुई, उसका वर्णन है। इसमें कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहा गया, उसका भी वर्णन राव जयसिंह के छंद के ग्रंथ में है। और इसी में जानकारी, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राव जयसिंह की हत्या मालदेव ने की थी, इसका भी वर्णन इसी में मिलता है। तो हम देखते हैं राव जयसिंह के छंद में वर्णन मिलता है। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। एक दो, इसमें हमें राव जयसिंह
व कामरान के साथ युद्ध का वर्णन जो 1532 और 34 में 2 बार युद्ध हुआ था, और 32 के युद्ध में राव जयसिंह की हार हुई, और जब 1534 का युद्ध हुआ इसमें राव जयसिंह की विजय हुई थी। ये 2 पॉइंट है। और अब हम इनके राव जयसिंह के बारे में, जो मारवाड़ या राजपूताने, लेकिन ये जो कलयुग का कारण लूणकरण को कहा, राव जयसिंह रुछंद में कहा, लेकिन राजपूताने का कारण राज सिंह को कहा जाता है। यह राज सिंह को कहा जाता है, और ये कथन मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा ये राव बिट्टू सूजा थे। इसके ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। और आगे हम दूसरे साहित्यकार की रचना के बारे में डिटेल से बताएंगे आपको। रूठी रानी थी, जो जैसलमेर का राजा लूणकरण, वो जो राजा लूणकरण अलग था, बीकानेर का लूणकरण अलग था। राव जयसिंह रोछंद में बिट्टू सूजा ने राव जयसिंह लूणकरण और इनका वर्णन तीनों का किया है राव जयसिंह ने अपने ग्रंथ में। अब हम दूसरा शासक को लेते हैं कवि दुर्सा आडा। कवि दुर्सा आडा ये भी राजस्थान के महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए। इन्होंने भी अपने ग्रंथ लिखे, और ये सिरोही के थे। अकबर के दरबार में भी ये कवि थे। प्रथम में अकबर के दरबारी कवि, लेकिन कुछ कारणवश इनको वहाँ से जाना पड़ा और ये खुद चले गए अकबर के दरबार से, क्योंकि अकबर को किसी की प्रशंसा पसंद नहीं थी। और ये दुर्सा आडा हमेशा राजपूताने और मारवाड़ के वीरों का जिक्र किया करते थे, उनकी अच्छी अच्छी गाथाएं किया करते थे, और कहते थे कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वीर हैं, जिसकी प्रशंसा करते थे। और आपको तो पता ही है, किसी को जो दिल्ली का दरबार में बैठे हैं वो दूसरों की प्रशंसा कब सुनते। और वो उनके वहाँ से चले गए, और फिर वो चले गए सिरोही के शासक थे सुल्तान देवड़ा।
देवड़ा। सुल्तान देवड़ा सिरोही के शासक थे और सुल्तान देवड़ा ने मारवाड़ के 3 शासक ऐसे थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ के 3 शासक ऐसे थे जिन्होंने कभी 3 शासक ऐसे कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसमें से एक थे महाराणा प्रताप MP, महाराणा प्रताप। नंबर 2 चंद्रसेन। जो मारवाड़ के भूले भुट्टे के शासन काल में शासक माने जाते हैं। महाराणा प्रताप तो आपको पता ही है, वीर महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे, जिसको वहाँ की मूल भाषा में कीका भी कहा जाता था। उदय सिंह के बेटे थे और इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो जालोर के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। और तीसरा शासक यही थे सुल्तान देवड़ा, जो सिरोही के शासक थे। सुल्तान देवड़ा। इन तीनों का वर्णन कवि दुर्सा ने किया है और कवि इन तीनों शासकों ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये हमेशा अपनी आज़ादी और अपनी रणभूमि के लिए लड़ते रहे, युद्ध करते रहे। और वैली किशन रुक्मणी की ख्यात पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। वैली किशन रुक्मणी रिख्यात, जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। लेकिन दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद पांचवा वेद 19वां पुराण और 109 उपनिषद की संज्ञा दी थी। कहा ये दुर्साहड़ा ने कहा। और इनके प्रमुख ग्रंथ दुर्साहड़ा के प्रमुख ग्रंथ थे दुर्साहड़ा के प्रमुख ग्रंथ विरुद्ध छत्रहरि, एक किरतार बावनी, ये वेरी मोस्ट है। किरतार बावनी ये हमेशा एग्जाम में आता है। और दुर्साहड़ा भी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कभी कांस्टेबल पटवार पिछले एग्जामों में तीसरा है राव झूलना गज सिंह। अमर सिंह गोत्री,
गोत्री, ये इनकी तीनों बुक्स हैं और वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको इनमें से वेरी मोस्ट याद रखना है। एक तो पांचवा वेद किसने कहा था, दुर्साहडा ने किस ग्रंथों को कहा था, वैली किशन रुक्मणी, ये हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। और ये 19वां पुराण किसने कहा था, ये भी दुर्साहडा ने कहा था, वैली किशन रुक्मणी को, जिसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ थे। और 109वां उपनिषद, और ये किरताल बावनी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है हमेशा कई बार। इनमें से ये जो बिट्टू सुजा है, इनकी प्रतिमा बनी हुई है। इनकी प्रतिमा, बिट्टू सुजा की प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा, ये अचलेश्वर दुर्ग, अचलेश्वर दुर्ग, आबू पर्वत पर बनी है। वहाँ इसकी पीतल की प्रतिमा बनाई हुई है, पीतल की प्रतिमा। और इसी दुर्ग में, अचलेश्वर दुर्ग में एक शिव मंदिर भी है इस दुर्ग पर, जहाँ पर शिव जी की मूर्ति न होकर वहाँ पर एक गहरा खड्डा है। शिव की प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा है, आज शिव की प्रतिमा नहीं है। और इसी अचलेश्वर में आबू पर्वत पर एक और दो, एक तो महाराणा कुंभा और एक उदा, जो कुंभा के पुत्र थे उदा, इन दोनों की प्रतिमा बनी हुई है इसी दुर्ग पर। अचलेश्वर दुर्ग आबू पर्वत पर है, लेकिन यहाँ ये प्रतिमाएं, जिस दुर्साहडा की प्रतिमाएं तो पीतल की बनी हुई है, लेकिन आबू कुंभा और उदा की प्रतिमाएं पत्थर की बनी हुई है। यही वेरी इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे अब अचलेश्वर मंदिर पे कुछ चारों तरफ, मंदिर के चारों ओर जहाँ बना हुआ किला, और चारों ओर क्या है कि मधुमक्खियों के छत्ते हैं। और इन छत्तों के कारण ही अचलेश्वर मंदिर पे जब मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था, तो उनके पीछे ये मधुमक्खियाँ पड़ी, पीछे ऐसे पड़ी जैसे कि सेना पड़ी, और वो ऐसे भाग के खड़ा हुआ कि वापस कभी ना आया इधर मुड़ के। अब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए प्लीज़। और इसी के बारे में, मध्यकालीन साहित्य और साहित्यकारों का काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अगले साहित्यकार का वर्णन करेंगे और डिटेल से समझाएंगे। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बेस्ट ऑफ लक, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड नाइट।